नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने वियतनाम के समकक्ष का हैदराबाद हाउस पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोनों देशों के रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। बातचीत के दौरान भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त करने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के उनके समकक्ष की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। दोनों नेताओं ने वियतनाम के टेलीकम्युनिकेशन विश्वविद्यालय में स्थापित आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ भी किया। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार कार्य योजना का भी आदान प्रदान हुआ। दोनों देश जिन अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए उनमें कृषि, पारंपरिक औषधि और कानून एवं न्याय क्षेत्र शामिल हैं। इसको लेकर भी दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लेकर भी दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया गया। वियतनाम के विश्व धरोहर स्थल माई सन के पुनरुद्धार और संरक्षण को लेकर भी दोनों देशों में सहमति बनी। दोनों देशों के बीच क्रेडिट लाइन समझौते से जुड़े सहमति पत्रों का भी आदान प्रदान किया गया। साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह चिन ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में संबंधों के आयामों में विस्तार भी हुआ है और इनमें गहराई भी आई है। पीएम ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन में वियतनाम को महत्वपूर्ण साझेदार बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 के कारण दोनों देशों में विकास ने गति पकड़ी है। इससे आपसी सहयोग के बहुत से नए क्षेत्र खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इससे दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आएगी। साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, कनेक्टिविटी में इजाफे को सराहा। बुद्धिज्म को भारत वियतनाम की साझी विरासत बताते हुए पीएम ने बुद्धिस्ट सर्किट में वियतनाम के लोगों को आमंत्रित किया। पीएम ने बताया कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर जोर दिया। पीएम ने इस दिशा में भारत की तरफ से सहयोग की घोषणा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन ने अपने संबोधन में एनडीए को लगातार तीसरी बार मिले ऐतिहासिक जनादेश पर पीएम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में हुए विकास की सराहना की। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन की भारत यात्रा के दौरान लोक प्रसारक प्रसार भारती और द वॉइस ऑफ वियतनाम के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। वियतनाम के प्रधानमंत्री का गुरुवार को सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अतिथि पीएम ने एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया। वियतनाम के पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की अनुदान मांगों पर 2 दिनों तक हुई चर्चा का गुरुवार को जवाब दिया। विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार करते हुए रेल मंत्री ने साफ कहा कि वो मेहनत करने वाले लोग हैं। अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसों पर आंकड़ों को पेश करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दौरान सालाना 171 रेल हादसे होते थे और अब इसमें 68% तक कमी आई है। रेल मंत्री ने बताया कि ट्रेनों की सुरक्षा के लिए स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा एटीपी प्रणाली दुनिया के अधिकतर देशों में 1970 और 1980 के दशक में लगाई गई थी, लेकिन कांग्रेस के 58 साल के कार्यकाल में और 2014 से पहले तक भारत के एक भी किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर यह प्रणाली नहीं लग पाई। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कवच प्रणाली के आधुनिक संस्करण को पूरे रेल नेटवर्क तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल यात्रियों के बीच सामान्य डिब्बे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले कुछ महीनों में 2500 नए सामान्य कोच का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले समय में 10,000 नए कोच बनाने पर विचार हो रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने लोको पायलट को अधिक सुविधाएं दी हैं। रेल लाइन का विद्युतीकरण हो या नई रेल बिछाने का कार्य, रेलवे पिछले 10 सालों में नया रिकॉर्ड बना रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में पहले 50 साल में जहां केवल 20,000 किलोमीटर का रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ था, वहीं पिछले 10 सालों में 44,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषण नीति वाली याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर चुका है। मुस्लिम पक्ष ने मुख्य रूप से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अगर मुस्लिम पक्ष मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो एक कैविएट दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला, कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दी। उच्चतम न्यायालय ने 2004 के फैसले को पलटते हुए कहा कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सुनवाई की। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी विभव कुमार के पदमुक्त होने के बावजूद सीएम आवास में मौजूद रहने को लेकर सवाल किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने विभव के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान के एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कहा कि प्रदेश में अराजकता और अस्वस्थता की कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के झूठे आरोपों पर जमकर बरसे और कहा कि बुलडोजर आम आदमी के खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ है। केरल के वायनाड में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। हादसे में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक वायनाड की इस भयंकर प्राकृतिक त्रासदी में 188 लोगों की मौत हो गई है। वायनाड भूस्खलन हादसे पर एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर बचाव कार्य में लगी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह भी हालातों पर नजर रखे हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में भारत में शिक्षा के महत्व की बात की। साथ ही उन्होंने भारत में शिक्षा को संस्कार, परंपरा और नवाचार का आधार बताया।
धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा कि शिक्षा पर अधिक निवेश होगा तो 2047 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों के शिक्षा में ज्यादा निवेश की बात का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल और बीजेपी कर्नाटक प्रेसिडेंट BY विजेंद्र ने इस वार्ता में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस जो भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है, उसके खिलाफ NDA 3 अगस्त से पदयात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेडी की पूर्व राज्यसभा सांसद ममता महांता ने गुरुवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद थे। BSF के जम्मू फ्रंटियर के IG DK बूरा ने जानकारी दी है कि BSF के अग्रिम ड्यूटी पॉइंट पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी जवान को मार गिराया गया। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का नया अपडेट सामने आया है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कुल 148 मामले सामने आए हैं, जिसमें गुजरात से 140 मामले हैं। इनमें से 59 की मौत हो गई। 59 में से 51 की मौत चांदीपुरा वायरस से हुई है। 19 जुलाई से एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि भारत सरकार ने ग्रामीण किसानों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि वो अब सभी लेन देन के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इनका बैंकिंग प्रणाली से कोई संबंध नहीं था। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कुशल भारत विकसित भारत नए भारत के युवा शक्ति से विकसित भारत का सृजन अभियान के अंतर्गत स्किल इंडिया मिशन के प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सरकार इथेनॉल को बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है। सरकार ने इथेनॉल प्रोडक्शन में 1589 करोड़ लीटर प्रति वर्ष का लक्ष्य पूरा कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि वर्ष 2025 में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मक्के से बड़ी मात्रा में इथेनॉल बन रहा है और घरेलू इथेनॉल खपत का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP अनुमान 7.1% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। रेटिंग्स एजेंसी की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट से अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा किए जा रहे पूंजीगत व्यय, बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट और प्राइवेट सेक्टर की ओर से भी पूंजीगत व्यय शुरू किए जाने के बाद अब नए बजट से भी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 10,000 से ज्यादा एथलीट, 32 खेल, 16 दिन, लक्ष्य 1 गोल्ड मेडल। 100 से ज्यादा भारतीय खिलाड़ी भी दिखा रहे हैं दम। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हर खबर सीधे ग्राउंड जीरो से। भारत के चैंपियंस एट पेरिस ओलंपिक, रोजाना सुबह 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे DD न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ
कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। नया सवेरा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि सामान्य से अच्छा मानसून और वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किए गए ऐलानों से ग्रामीण क्षेत्रों और कम आय वाले घरों में मांग मजबूत होगी। इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) चालू वित्त वर्ष में 3 वर्षों के उच्चतम स्तर 7.4% पर रह सकता है, जो कि वित्त वर्ष 24 में 4% पर था। आरबीआई की ओर से अनुमान जताया गया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ रही है। वहीं बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जीडीपी 6.5 से 7% बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में राजकोषीय घाटा कम हुआ है। महालेखा नियंत्रक के जारी नवीनतम आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार पहली तिमाही का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष के कुल लक्ष्य का 8.41% रहा। हालांकि बीते वर्ष वित्त वर्ष 2023-24 की इस अवधि में ये आंकड़ा 25.3% था। 31 जुलाई को शाम 7 बजे तक 7 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए। इनमें से 50 लाख से ज्यादा रिटर्न एक ही दिन 31 जुलाई को भरे गए हैं। इस साल आईटीआर फाइलिंग का नया रिकॉर्ड बन गया है। पिछले साल 31 जुलाई तक 6.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए थे। भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार का कारोबारी सत्र ऐतिहासिक रहा। बाजार के मुख्य सूचकांक रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए हैं। कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने 82,129 और 25,078 का नया ऑल टाइम हाई लगाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 126 अंक या 0.15% की तेजी के साथ 81,867 और निफ्टी 59 अंक या 0.24% की बढ़त के साथ 25,010 पर बंद हुआ। ये पहला मौका है जब निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हुआ है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE पर 1,586 शेयर हरे निशान, 2,367 शेयर लाल निशान और 95 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए हैं। छोटे और मझोले शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 500 अंक या 0.85% की गिरावट के साथ 58,490 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 187 अंक या 0.98% के दबाव के साथ 18,949 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में पावर ग्रिड, NTPC, HDFC बैंक, नेस्ले, मारुति सुजुकी, रिलायंस, भारती एयरटेल, JSW स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप गेनर्स थे। M&M, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, SBI, L&T और टाटा मोटर्स टॉप लूजर्स थे। गुरुवार को फिनसर्विस, फार्मा, FMCG, एनर्जी, प्राइवेट बैंक और इंफ्रा इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का अप्रैल-जून तिमाही में मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 116% बढ़ गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी की आय 13% बढ़ गई है। अमेरिका में धीरे धीरे चुनावी पारा चढ़ने लगा है। हालांकि चुनाव में अभी कई महीने हैं, लेकिन रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की ओर से दावेदार कमला हैरिस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। कमला हैरिस के अपने प्रतिद्वंदी पर आक्रामक रुख के बाद ट्रंप द्वारा उनकी नस्लीय पहचान पर सवाल खड़े किए जाने से विवाद पैदा हो गया है।
ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि जो कमला हैरिस खुद को हमेशा भारत से जुड़ा हुआ बताती रही, इंडियन हेरिटेज को प्रमोट भी करती रही, लेकिन अब वो अचानक से अश्वेत हो गई। इस बयान के बाद ट्रंप विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कमला हैरिस ने ट्रंप की टिप्पणी को पुराने समय का विभाजनकारी और अपमानजनक व्यवहार बताया है। 11 सितंबर 2001 के हमलों का गुनहगार खालिद शेख मोहम्मद और उसके 2 अन्य सहयोगी अदालत के समक्ष अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हो गए हैं। तीनों आरोपी अमेरिकी प्रशासन के साथ इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो अपना गुनाह कबूल करेंगे और बदले में अभियोजन पक्ष अदालत में मौत की सजा की मांग नहीं करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि तीनों आजीवन कारावास की सजा के बदले में अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं। तीनों आतंकी क्यूबा के ग्वातानामो बे स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर वर्षों से बंद हैं। खालिद शेख मोहम्मद 11 सितंबर के हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इससे पहले वर्ष 1993 में भी खालिद ने अपने भतीजे के साथ मिलकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नीचे पार्किंग गैरेज में एक कार बम विस्फोट करने की साजिश रची थी। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद ज़ईफ 13 जुलाई को गाजा में हुई एयर स्ट्राइक के दौरान मारा गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को तीसरा पदक मिल गया है। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने इतिहास रचते हुए पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में मिले अब तक तीनों पदक निशानेबाजी से आए हैं। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाले स्वप्निल कुसले से पीएम मोदी ने फोन पर बात की। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ओलंपिक खेलों में भारत को तीसरा पदक दिलाने वाले स्वप्निल कुसले को पदक जीतने पर बधाई दी। केंद्रीय खेल मंत्री ने नई दिल्ली में पेरिस ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेकर वापस आए निशानेबाजों को सम्मानित किया। बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। बैडमिंटन में भारत को एक बड़ी निराशा मिली। पदक के प्रबल दावेदारों में से एक सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई है। सात्विक चिराग की जोड़ी को मलेशिया की जोड़ी के हाथों शिकस्त मिली। पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारतीय मुहिम को बड़ा झटका लगा। भारत की निखत जरीन अंतिम 16 के मुकाबले में हार गई। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रवीण जाधव को ओपनिंग राउंड में चीन के तीरंदाज के खिलाफ मुकाबला गंवाना पड़ा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को अपनी पहली हार झेलनी पड़ी। भारतीय टीम का सामना बेल्जियम की टीम से था। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में अंजुम मोदगिल और सिफ्त कौर सामरा फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 20 किलोमीटर रेस वॉक प्रतियोगिता में भारत को निराशा मिली। महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा में भारत की प्रियंका गोस्वामी 41वें स्थान पर रही। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को कोलंबो में खेला जाएगा। आगामी जासूसी एक्शन स्ट्रीमिंग शो सिटाडेल हनी बनी इस साल 7 नवंबर को ओटीटी पर रिलीज होगा। प्राइम वीडियो ने अपनी ओरिजिनल सीरीज सिटाडेल हनी बनी के प्रीमियर की डेट की घोषणा करने के लिए एक रोमांचक टीजर जारी किया। आगामी फिल्म घुसपैठिया का बहुप्रतीक्षित रोमांटिक ट्रैक तेरे बिना अब तो आखिरकार रिलीज हो गया है। प्रशंसित सुसी गणेशन द्वारा निर्देशित घुसपैठिया 9 अगस्त को सिनेमाघरों में आने के लिए तैयार है।
एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने रोमांटिक ट्रैक दिल को करार आया की चौथी सालगिरह पर दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में अपनी अपकमिंग फिल्म द ब्लफ की शूटिंग में व्यस्त है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंगर अरिजीत सिंह को राहत देते हुए कहा कि किसी भी सेलिब्रिटी की सहमति के बिना उनकी आवाज या इमेज का इस्तेमाल एआई टूल्स नहीं कर सकेंगे। लंबे इंतजार के बाद निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये 15 अगस्त को रिलीज के लिए तैयार है। भोजपुरी फिल्म जया सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। धनुष की मच अवेटेड दूसरी निर्देशित फिल्म रायन ने अपनी रिलीज के दिनों में 57 करोड़ की कमाई की है, जबकि 7वें दिन सुबह तक फिल्म ने 1 करोड़ 81 लाख का कारोबार किया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।